हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर पाथ ट्यूशन क्लासेस। तो हमने कल प्रीवियस क्लास जो लिया था उसमें हम सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे। सॉलिड स्टेट में मैंने आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे दिया था कि हम सॉलिड स्टेट ही क्यों पढ़ते हैं। देन हमने डिस्टिंग्विश देखा था सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में आपको अलग अलग क्या फेजेस मिलेंगी, ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो। दिस इज़ द 3 फेजेस ऑफ, मतलब मैटर के 3 फेजेस होते हैं, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एक चौथी भी होती है प्लाज्मा, पर उसके बारे में हम फिलहाल नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो डिस्टिंग्विश हमने देखा था कि सॉलिड का एक परफेक्ट शेप होता है, कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती ज़्यादा, लो कंप्रेशन होते हैं, इसलिए हम स्पेसिफिकली सॉलिड को पढ़ते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ को ही पढ़ना चाहिए ना कि जिसके परफेक्ट शेप्स हैं, ठीक है, परफेक्ट शेप्स है, परफेक्ट वॉल्यूम है, परफेक्ट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है। तो कोई परफेक्ट चीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो ही हमारा जो आगे का एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ है वो बराबर प्रॉफिटेबल बैठेगी, ठीक है। इसलिए हम सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे। सॉलिड स्टेट, लिक्विड और गैस का डिस्टिंग्विश हमने पढ़ लिया था। उसके बाद मैंने आपको एग्जैक्टली सॉलिड के जो 2 पार्ट्स होते हैं क्लासिफिकेशन में, मैंने क्रिस्टलाइन और एमरफस 2 पार्ट पढ़ा दिए थे। क्रिस्टलाइन का मतलब होता है खुरदुरा, जैसे ग्रैन्युलर फॉर्म में, और एमरफस का मतलब होता है पाउडर्ड फॉर्म में। जैसे खुरदुरा मतलब जैसे नमक, आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हो क्रिस्टलाइन का, और एमरफस में आप बटर, तार या फिर ग्लास का ले सकते हो। देन इसका क्रिस्टलाइन सॉलिड अगेन 2 पार्ट में डिवाइडेड है आपका, एक तो आइसोमॉर्फस, एक तो पॉलीमॉर्फस। आइसोमॉर्फस का मतलब होता है ऐसे 2 स्ट्रक्चर्स या ऐसे 2 कंटेंट या ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स जिनके स्ट्रक्चर सिमिलर हो। जैसे यहाँ पे NaCl और KCl, ये 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स है पर इनके स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सिमिलर है, ठीक है। पर पॉलीमॉर्फस का मतलब होता है एक ही सब्सटेंस है जिसके अलग अलग 3-4 वैरायटीज़ है, ठीक है। ये आपको काफ़ी इजीली समझ में आ गया होगा डायग्राम से। तो जैसे सल्फर है, सल्फर के ब्रोमिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, ऐसे अलग अलग आइसोटोप्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। नेक्स्ट मैंने डिस्टिंग्विश बता दिया था कि क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस को, ये 3 मार्क के लिए आता हुआ वेटेज कैरी करता है। तो क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस का डिफरेंस क्या है, ठीक है। ये पूरा चैप्टर अगर आप ना पढ़ सके रिवीजन में तो ये भी पढ़ लिए तो भी आपको बहुत बेसिकली बहुत सी इन्फॉर्मेशन इस पे से मिल जाएगी। तो शेप कैसा होता है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक है, इसका इरेगुलर है। ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट इसमें परफेक्ट होती है, इसमें इरेगुलर होगी। मेल्टिंग पॉइंट इसका शार्प होता है, इसका सॉफ्ट टर्न होता है रेंज ऑफ टेम्परेचर के साथ। ये पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इट्स ओनली अ रिविजन। क्लीवेज प्रॉपर्टी, अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट कर रहे हैं शार्प पीसेस में, ठीक है, तो आपको स्पेसिफिकली 2 स्मूथ सर्फेसेस मिलेंगे। पर वैसे आप ग्लास को अगर कट कर रहे हो तो आपको स्मूथ सर्फेसेस नहीं मिलेगा। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन मतलब सॉलिड से लिक्विड जब कन्वर्ट होता है तो इसको स्पेसिफिक हीट देनी पड़ती है, इसकी कोई स्पेसिफिक हीट नहीं लगती, ठीक है। देन नेचर अगर देखें तो ये ट्रू सॉलिड कहा जाता है, इसको ट्रू सॉलिड कहा जाएगा। इसको आपको ये सूडो सॉलिड्स या फिर सेमी सूडो सॉलिड के साथ साथ इसको आप बोल सकते हो कि ये एक तरीके का सुपर कूल लिक्विड है। एग्जाम्पल आप कोई भी इसमें NaCl क्रिस्टलाइन सॉलिड का ले सकते हो, और इसमें आप ग्लास, प्लास्टिक या आपका जो वुडन पार्ट है वो भी ले सकते हैं एमॉर्फस में। नेक्स्ट हमने पढ़ा था अनिसोट्रोपी और आइसोट्रोपी। तो अनिसोट्रोपी मैंने एक्सप्लेन किया था कि अनिसोट्रोपी में अगर मैं नमक का पत्थर लूँ, ठीक है, नमक का एक स्ट्रक्चर लूँ, नमक का एक एटम लूँ और उसके जो एंगल्स, उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स है वो कैलकुलेट करूँ, तो मैं हर डायरेक्शन में अलग डायरेक्शन में अगर उसके नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर रही हूँ तो अलग अलग डायरेक्शन में मुझे नंबर ऑफ एटम्स अलग अलग मिलेंगे। ये हो गया एनआइसोट्रोपी। और आइसो का मतलब सेम, तो जैसे मैं रबर या प्लास्टिक या स्पेसिफिकली आपका बटर या तार, कोल तार, डांबर, ठीक है, इसका अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह कैलकुलेट करूँ कोई भी डायरेक्शंस में तो इसके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो सिमिलर, सेम जाएंगे। ये है आपकी आइसोमॉर्फी, एनाइसोट्रॉपी, ठीक है, आइसोट्रॉपिक और एनाइसोट्रॉपिक। तो एक क्लासिफिकेशन स्टार्टअप किया था हमने प्रीवियस क्लास में। तो क्लासिफिकेशन में मैंने कहा था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो भी सॉलिड है आपके 4 पार्ट में जाएगा। एक तो आयोनिक मतलब आयंस फॉर्म करेगा, मेटालिक मेटल्स, मॉलिकुलर में 3 पार्ट जाता है, कोवैलेंट में नेटवर्क सॉलिड था। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था आयोनिक सॉलिड। तो आयंस में देखिए, आयंस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे NaCl का एक स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे एक Na, ठीक है, एक Na। आयंस का मतलब होता है प्लस एंड माइनस चार्जेस। मैंने आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में भी आपको बता दिया था। अगर कंप्लीट लॉस और गेन से अगर कोई बॉन्ड बन रहा है, पूरा दे रहा है, सोडियम पूरा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्लोरीन पूरा इलेक्ट्रॉन ले रहा है, वो रहेगा आयनिक बॉन्ड। पर मीथेन मॉलिक्यूल में एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ अगर शेयरिंग से बॉन्ड बना रहा है तो उसको कहा जाता है कोवैलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड में क्या दिखेगा आपको कि यहाँ पे एक सोडियम आयन 6 क्लोरीन से सराउंडेड है और एक क्लोरीन 6 सोडियम से सराउंडेड है, ठीक है। तो इस वजह से क्या मिलेगा आपको कि यहाँ पे स्पेसिफिकली स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। तो NaCl के साथ साथ में प्रॉपर्टीज में अगर देखें तो आयनिक सॉलिड ब्रिटल होता है, इसमें से सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, पर अगर आप इसको मेल्ट करा दो, मतलब स्पेसिफिकली अगर आप इसको मेल्ट मतलब अगर इसको पानी में डालो, सोल्यूशन बना लो, तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास हो जाएगी। इसका वेपराइजेशन भी हाई एंथैल्पी में है, सोल्यूबल होता है, पानी में सोल्यूबल हो जाता है, पर मोस्ट ऑफ द सॉल्वेंट्स पे सोल्यूबल नहीं होता। अब इसके साइज ऑफ कटायन और एनायन ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे कि कटायन और एनायन, सोडियम जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उस वजह से सोडियम का साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा, एक ऑर्बिट कम हो जाता है, और क्लोरीन का तो एज इट इज 3 ऑर्बिट है ही, तो उसका साइज थोड़ा बड़ा ही रहेगा कंपैरेटिवली।
इसलिए हमेशा प्लस वाले जो चार्जेस रहते हैं उनके साइज जो रहेंगे छोटे रहेंगे, माइनस वाले चार्जेस बड़े रहेंगे। नेक्स्ट हमने पढ़ा था, ठीक है, मेटालिक सॉलिड, बी पार्ट। मेटालिक सॉलिड जो था हमारा मेटल्स, मैंने कहा था मेटल्स में से इलेक्ट्रिसिटी क्यों पास होती है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कोई भी मेटल्स चार्जेस दिखाते हैं 2+, 3+ वगैरह, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। मेटल्स इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, साथ में इसमें मेलेबल मतलब शीट्स बन सकती है, लस्टरस रहता है, शाइनिंग रहता है, डक्टाइल मतलब वायर्स बन सकते हैं, ऐसे सर्टन प्रॉपर्टीज आपको इसमें मिलेगी। मेटालिक सॉलिड के बाद हमारा थर्ड पार्ट था कोवैलेंट। मैंने कोवैलेंट मतलब बताया था कि कोवैलेंट का मतलब होता है शेयरिंग से जो बॉन्ड बनते हैं। अब जो डायमंड है उसमें कार्बन और कार्बन के बॉन्ड से, मैंने कहा था ना यहाँ पे कार्बन और कार्बन, ओनली कार्बन कार्बन के अगर बॉन्ड है तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रहती है, स्ट्रॉन्गेस्ट है। डायमंड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्स का बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो ये 3 डायमेंशनल एक जियांट सॉलिड मतलब बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स दिखाते हैं, साथ साथ में वेरी स्ट्रॉन्ग और डायरेक्शनल रहते हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से इसको तोड़ना इम्पॉसिबल भी हो सकता है। अब इतना बड़ा जियांट स्ट्रक्चर है, इतना मजबूत स्ट्रक्चर है, तो ऑफकोर्स इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगा। मैग्मा में भी मैंने कहा था कि मैग्मा में भी डायमंड आपका मेल्ट नहीं होता है, और इसका एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन तो बहुत ही ज़्यादा होगी, एक्सट्रीमली हार्ड है, मजबूत है ना बहुत, तो सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होगा ही नहीं, और होगा भी तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ले सकता है। और ये इसमें से अब इतना मजबूत चीज़ है कि उसमें बिल्कुल भी जगह ही नहीं है, एग्जैक्टली, और जगह ही नहीं है मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे नहीं। जैसे मैंने कहा ये स्ट्रॉन्ग एटम्स है पूरे भरे हुए, अब इसमें से इलेक्ट्रॉन गुजरने के लिए जगह ही नहीं, तो जगह नहीं है मतलब इलेक्ट्रिसिटी या हीट इसमें से पास नहीं होगी। ये हो गया आपका कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड। थर्ड पार्ट था हमारा मॉलिकुलर सॉलिड। मॉलिक्यूल में मैंने 3 पार्ट आपको बताए थे कि मॉलिक्यूल में वीक डायपोल, डायपोल, डायपोल का मतलब होता है 2 पोल। याद रखना कि H+ और Cl- में पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स होता है, मतलब कुछ टाइम बाद क्लोरीन जो है दोनों इलेक्ट्रॉन्स खुद की तरफ खींच लेंगे, इसलिए इसको कहा जाएगा डायपोल, डायपोल, 2 पोल बोल सकते हैं। 2 पोल मतलब प्लस पोल और माइनस पोल। नॉन पोलर मतलब यहाँ पे कोई पोल नहीं रहेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव नहीं रहेगा, आइदर दोनों पॉजिटिव रह सकते हैं, आइदर दोनों निगेटिव रह सकते हैं। अगर H+ है तो दोनों पॉजिटिव रहेंगे, O- है तो दोनों निगेटिव रहेंगे, मतलब यहाँ पे कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहेगा, इसको कहा जाएगा नॉन पोलर सॉलिड। और इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में हाइड्रोजन बॉन्ड से आपकी चीज़ें बनती है, इसको कहा जाएगा इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये आपका प्रीवियस टॉपिक था, आई होप सो आपको अच्छे से समझ गया होगा, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक, ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। अब जैसे मैंने कहा कि जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो भी क्रिस्टल्स होते हैं, स्पेसिफिकली जो भी क्रिस्टल्स मिलेंगे तो वो आपको मिलेंगे 7 तरीके के, ठीक है। जो भी क्रिस्टल्स दुनिया में जो भी सॉलिड है, जो भी स्ट्रक्चर्स में है, ठीक है, वो उसके तो शेप्स होते हैं एटलीस्ट 7 तरीके के, जो आपकी बुक में इंक्लूडेड है। तो 7 तरीके के शेप में बताती हूँ किस तरीके से, पर मैं आपको सबसे पहले क्रिस्टल बता देती हूँ। क्रिस्टल का मतलब होता है, जैसे आपको पता है कि क्रिस्टल आपने देखा होगा, सुंदर सा कांच वगैरह जो होता है, बहुत सुंदर सा, अंदर से उस पर अंदर का आर्टिफिशियल मटेरियल दिखता है। तो क्रिस्टल्स मतलब जैसे आपने या गले में वगैरह जो माले पहनते हैं, ठीक है, पल्स वगैरह, पल्स की वगैरह, तो वो भी आपको, या कोई धातु की वगैरह, तो उसमें भी आपको अंदर से सुंदर सुंदर रोशनी दिखती है, या अंदर के अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर्स दिखते हैं 3D डायमेंशंस में, उसको कहा जाएगा क्रिस्टल। तो क्रिस्टल क्या हो गया, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में एटम, साइंस और मॉलिक्यूल्स इस तरीके से अरेंज रहते हैं, एक एरे बनाता है। एरे का मतलब क्या होगा, एक नेटवर्क, ठीक है, एक इस तरीके का नेटवर्क बनाता है, एक एरे बनाता है, या यूनिट जो है रिपीट होते जाएगा, 3D फॉर्म में ये रिपीट होता जाएगा। इसको हम ड्रॉ नहीं कर सकते, जैसे डायमंड आपने देखा होगा, ठीक है, तो डायमंड आपको दिखता है कि अंदर में अगर उस पर रोशनी गई तो वो अंदर तक चमकते हुए दिखता है, तो उसका मतलब जो एरे रहेगा उसको कहा जाएगा एक तरीके का क्रिस्टल। तो ये एरे इतना डेफिनाइट रहता है और इतना रिपीट रहता है, डेफिनेट के साथ साथ ये रिपीट होते जाता है, उस वजह से एक आपको 3D ज्योमेट्री मिलती है, जिसको कहा जाएगा क्रिस्टल। एक लैटिक्स, लैटिक्स का मतलब होता है रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड क्रिस्टल सॉलिड इन 3 डायमेंशनल स्पेस। आपको क्रिस्टल का मतलब होता है वही, जैसे मैंने कहा क्रिस्टल्स है, ठीक है, आप थोड़ा सा क्रिस्टल सर्च कर लीजिएगा गूगल पे, आपको नोन पता चल जाएगा क्या है एग्जैक्टली। तो क्रिस्टल और लैटिक्स का मतलब होता है बहुत बड़ा, ठीक है, क्रिस्टल जैसे डायमंड का एक छोटा सा डायमंड आप देख रहे हो, पर मुझे अगर बहुत बड़ा कोहिनूर डायमंड मैंने देखा तो वो बहुत बड़ा भी दिखता है और बहुत हार्डेस्ट भी दिखता है, तो वो एक लैटिक हो गया, ठीक है। लैटिक्स, लैटिक्स का मतलब होता है एक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, एक मैं अगर यहाँ पे क्यूब बना रही हूँ तो इस क्यूब के पीछे भी कुछ है, ठीक है, आगे भी कुछ है, नीचे भी कुछ है, ठीक है, यहाँ से भी कुछ है, तो ये जो मैं स्ट्रक्चर की स्टडी कर रही हूँ, ठीक है, तो इसको कहा जाएगा एक लैटिक्स। और जहाँ पे कुछ पॉइंट्स, ठीक है, कॉमन पॉइंट्स जा रहे हैं, जैसे एक पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, ये क्यूब का एक जॉइंट है, ये एक जॉइंट है, ये एक जॉइंट है, ठीक है, ये एक जॉइंट बोल सकते हैं, तो क्यूब के जो जॉइंट मिलेंगे आपको, इसको कहा जाता है लैटिक पॉइंट्स, ठीक है। और क्रिस्टल यूनिट सेल मतलब अब मैं इतना बड़ा, मैंने कहा ना इतना बड़ा स्ट्रक्चर है मेरे पास, इतना बड़ा नेटवर्क, इतना बड़ा डायमंड है, पर मैं इसकी छोटे से पार्ट की स्टडी कर रही हूँ। जैसे मेरे पास बहुत बड़ी दीवार है, ठीक है, बहुत बड़ी वॉल है, पर वॉल का मैं छोटी सी ईंट के बारे में, मैं ये ईंट की स्टडी कर रही हूँ, तो ये ईंट क्या हो गया आपका यूनिट सेल, ठीक है। तो बहुत बड़ी दीवार है पर मैं उसका सिर्फ छोटा सा पार्ट,
बहुत बड़ी दीवार है पर मैं उसको छोटा सा पार्ट की स्टडी कर रही हूँ, उसको यूनिट सेल कहा जाएगा। आई होप सो आपको समझ गया होगा। क्रिस्टल मतलब एक ऐसा जियांट नेटवर्क है जो 3D डायमेंशनल में रिपीट पैटर्न में अरेंज रहता। अब वो क्रिस्टल छोटा सा है तो क्रिस्टल में बोल सकते हैं, पर अब बहुत बड़ा है, जियांट है, तो उसको लैटिक्स बोला जाएगा। और उसके कुछ पॉइंट्स, ठीक है, एक दूसरे से क्रॉस होंगे, और जहाँ पे ये क्रॉसेस होंगे, जहाँ पे उसकी बाउंड्री वॉल क्रॉस करेंगे, इसको कहा जाता है इसका लैटिक पॉइंट। स्पेसिफिक पॉइंट्स है जहाँ पे उसके कॉर्नर्स टच हो रहे हैं, ठीक है, ये कॉर्नर्स बोलिए आप। और यूनिट सेल मतलब एक बहुत बड़ा पार्ट, एक बहुत बड़ा पार्ट है, पर मैं उसको छोटे से पार्ट की, छोटे से सेल की स्टडी कर रही हूँ, ठीक है। जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, पर मैं अपने बॉडी का एक छोटा सा सेल निकाल के उसकी स्टडी कर रही हूँ, उसको कहा जाएगा यूनिट सेल। ये आपके डेफिनेशन से ही आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि आगे इसका इंक्लूडिंग पार्ट है, ठीक है। तो इसमें ये आपको थोड़ा सा, जिसमें भी नोट्स बना रहे तो ये अच्छे से लिख लीजिएगा कि क्रिस्टल क्या है, लैटिक क्या है, लैटिक पॉइंट्स क्या है, यूनिट सेल क्या है, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा था कि दुनिया में जो भी स्ट्रक्चर्स है, जो भी सॉलिड है, वो ये 7 तरीके के मिलेंगे। ये 7 से कुछ अलग नहीं मिल सकता आपको, ठीक है। ये 7 तरीके के स्ट्रक्चर्स रहेंगे, इससे कुछ अलग स्ट्रक्चर्स नहीं है। तो दुनिया में जो भी स्ट्रक्चर, जो भी सॉलिड मिलेगा, ये 7 तरीके का रहेगा। तो क्रिस्टल सिस्टम लिया हुआ है मैंने, एज लेंथ। अब एज लेंथ क्या है, तो उसके एंगल्स, ठीक है, मैं बताती हूँ एंगल्स किस तरीके से रहेंगे। जैसे मैं अगर एक क्यूब ड्रॉ कर दूँ तो क्यूब में जो एंगल्स रहेंगे उसको कहा जाएगा, ठीक है। बेसिकली आपकी बुक में भी बने हुए हैं, मैं अपना डायग्राम बनाने से अच्छा मैं आपको बुक अपनी, आपकी ही बुक का डायग्राम बता देती हूँ, ठीक है। तो जैसे ये आपके बुक का पार्ट है, मेरे पास प्रिंट पड़ी हुई है, तो मैं आपको पेज नंबर 5, ठीक है, तो ये मैं आप दिखाती हूँ यूनिट सेल पैरामीटर। तो यूनिट सेल पैरामीटर में जैसे एक क्यूब है, ये क्यूब में अल्फा बीटा गैमा, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके, ये रेक्टेंगुलर एंगल्स, अल्फा बीटा गैमा, ये एंगल्स हो गए। और ए बी और सी, आपको पता है क्यूब को 3 साइड्स होती है, तो ए बी सी जो उसकी साइड्स हो गई, ठीक है, लेंथ हाइट एंड ब्रेथ, ठीक है ना, क्यूब की लेंथ हाइट एंड ब्रेथ, तो ए बी और सी, लेंथ हाइट एंड ब्रेथ। तो इस तरीके से आपको ये पता चल जाएगा कि ये एक क्यूब है। और क्यूब में जो होते हैं क्रिस्टल सिस्टम, एक तो एज लेंथ और इंटरफेशियल एंगल। क्यूबिक है तो उसके तीनों साइड्स इक्वल होती है, तो बताइए आपको, क्यूब है तो तीनों साइड्स इक्वल है, उसका एंगल 90 डिग्री रहेगा। ये आपको अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि इस पर डायग्राम्स आते हैं और कंपलसरी ये 2 मार्क्स के लिए, कोई भी एक इसमें 2 मार्क्स के लिए जाता है हर साल, ठीक है, 2 मार्क्स के लिए आता है। टेट्रागोनल अगर है तो ए इज इक्वल टू बी, मतलब ए और बी सेम रहेगा, पर सी इक्वल नहीं रहेगा। ये मैं आपको आपकी बुक का ही पार्ट बता देती हूँ फिर से, ठीक है। मैं अब इतने सारे डायग्राम्स ड्रॉ करने से अच्छा आपको मैं ये बता देती हूँ, ठीक है। अगर क्यूबिक देखा आपने तो क्यूबिक के जो है वो अलग अलग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। क्यूबिक के साथ टेट्रागोनल है तो ए बी जो है सेम है, पर सी सेम नहीं है, पर अल्फा बीटा गैमा तीनों जो एंगल्स है वो 90 डिग्री कवर कर रहे हैं। ऑर्थोरोम्बिक मतलब रोम्बिक बोल सकते हो, ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है, रोम्बिक बोल सकते हैं। ए बी सी तीनों इक्वल नहीं है, ठीक है, अल्फा बीटा गैमा आपको तीनों इक्वल नहीं मिलेंगे। ट्राइगोनल रोम्बोइड्रल ए बी सी तीनों इक्वल है, पर अल्फा बीटा और गैमा, ठीक है, अल्फा बीटा जो है वो 90 डिग्री मिलेगा, पर गैमा आपको होप सो 90 डिग्री नहीं मिलने वाला। हेक्सागोनल में आपको दिख रहा है कि ए बी तो सेम है, सी सेम नहीं है, ठीक है, अल्फा बीटा 90 डिग्री है और गैमा 120 डिग्री है। मोनोक्लिनिक ए बी सी तो तीनों एक साइड इक्वल नहीं है, अल्फा बीटा आपको 90 डिग्री, बीटा 90 डिग्री भी नहीं है। ट्राइक्लिनिक में ए बी सी तीनों इक्वल नहीं है, पर अल्फा बीटा और गैमा तीनों 90 डिग्री से आसपास नहीं रहेंगे, ठीक है। तो इस ये हो गया, ये आपको थोड़ा सा लर्न ही करना पड़ेगा, इसमें मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकती हूँ, ये सिर्फ आपको मैं बता सकती हूँ कि किस तरीके से करना है। तो आप ये थोड़ा सा रिदम फॉलो कीजिए, सी टी ओ, ठीक है, आर रोम्बोइड्रल पूछा जाता है इसमें, ट्राइगोनल रोम्बोइड्रल, सी टी ओ आर एच एन सी टी, ठीक है। तो ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 तरीके के स्ट्रक्चर्स हो गए। तो दुनिया में जो भी क्रिस्टल रहेगा, जो भी सॉलिड रहेगा, उसके ये 7 स्ट्रक्चर्स रहेंगे, इसके अलावा और कोई भी स्ट्रक्चर नहीं जाता। हाँ, पर ये 7 स्ट्रक्चर्स में आपको और भी अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। जैसे क्यूबिक है तो क्यूबिक मतलब 3 तरीके के स्ट्रक्चर्स दिखाता है, वो क्या है वो मैं आगे बताती हूँ। पहले आप होप सो ये आपको समझ गया होगा, ठीक है। तो ये 7 प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल्स है जिसको आपको कैरी करना है, ठीक है। तो ये हो गया 7 क्रिस्टल सिस्टम्स और 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। हाँ, अब टाइप ऑफ यूनिट सेल्स देखिए। तो यूनिट सेल जो मैंने कहा तो वो हो गए आपके 7 क्रिस्टल सिस्टम्स। अब टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, तो जो एक सेल जो हम पढ़ रहे हैं तो वो यूनिट सेल जो मैंने कहा ना, एक मैं अगर क्यूब बना रही हूँ तो ये यूनिट सेल 4 तरीके का होगा, ठीक है, 4 तरीके का होगा। अगर एक सिंपल है एससीसी का मतलब होता है सिंपल क्यूबिक सेल। सिंपल क्यूबिक सेल मतलब सिंपल है, उसके 4 कॉर्नर्स पे, मतलब ऊपर के 4 कॉर्नर्स पे 4 एटम्स और नीचे के 4 कॉर्नर्स पे 4 एटम्स, तो टोटल इसमें 8 एटम्स हो गए एट 8 कॉर्नर्स। ये बहुत अच्छे से याद रखना है, ये आगे बहुत काम में आने वाला है, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आपका हो गया, ठीक है, 8 कॉर्नर्स में 8 एटम्स। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल अगर है तो बॉडी सेंटर्ड मतलब इसके एक वॉल पे देखो 8 कॉर्नर्स में 8 तो है, ठीक है, 8 कॉर्नर्स में 8 है, पर एक बॉडी पे भी है, इसके बॉडी में एक इलेक्ट्रॉन एक एटम फिक्स है, ठीक है, तो बॉडी सेंटर्ड हो गया।
फेस सेंटर्ड का मतलब होता है हर एक फेस पे रहेगा, फेस मतलब चेहरा बोल सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा मज़ेदार बता देती हूँ कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मतलब एकदम क्लीन चेहरा है। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल मतलब एक नाक पे टिम्बा बना हुआ है, ऐसे समझ लीजिए। फेस सेंटर्ड मतलब हर गाल पे, माथे पे, दोनों गाल पे, चिन्स पे, हर जगह पे उसके जैसे बोल सकते हैं ना पिंपल्स आए हुए, तो इस तरीके से। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब होता है एक क्यूब है जिसके 4 कॉर्नर्स में, ऊपर के 4 कॉर्नर्स में, नीचे के 4 कॉर्नर्स में 4, मतलब ये 8 तो हुए है ही, ठीक है, 8 तो कॉर्नर्स पे है ही, पर साथ साथ में आपको हर फेस पे दिख रहा है। मैंने यहाँ पे 2 क्यूब बनाया क्योंकि ये क्यूब है और इसका ये आगे का जो रहेगा, ठीक है, अगर मैं ये इसको रेड बना दूँ तो ये जो आगे का फेस दिख रहा है आपको, आगे का जो फेस है इस पे है, और पीछे जो है वो पीछे का पार्ट है, समझ रहा होगा आई थिंक सो। कि क्यूब है मतलब एक डब्बा है, तो डब्बा है तो उसके आगे और पीछे दोनों साइड आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है, तो क्यूब में आपको दोनों साइड मिलेगा, इसलिए ये फेस पे, मतलब कितने फेस हो गए हमारे क्यूब में अगर आपके पास क्यूब होगा वो खेलने वाला, तो फिर क्यूब में आप देखना कि 6 फेसेस होती है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 फेसेस पे 6 यूनिट सेल्स हैं। एंड बेस सेंटर्ड या एंड सेंटर्ड बोला जाता है, तो एंड सेंटर्ड मतलब सिर्फ एंडिंग पे पाए जाएंगे, ठीक है, तो दिस यूनिट सेल कंसिस्टेड द सेंटर ऑफ एनी टू इट्स अपोजिट फेसेस, तो ये सिर्फ एंडिंग पे मिलेंगे, ठीक है, ओनली एट द एंड ऑफ द फेसेस, तो एंडिंग पे मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छे से याद रखना है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मतलब 8 कॉर्नर्स पे 8 एटम्स है, शॉर्टकट में याद रखना है। बॉडी सेंटर्ड, बॉडी मतलब नाक पर टिम्बा बोल सकते हो, तो उसमें एक सेंटर में सिर्फ बीच में है। एफसीसी का मतलब होता है हर एक फेस पे, फेस सेंटर्ड का नाम ही होता है कि पूरे फेस पे इसके पिंपल्स है, ऐसे याद रखो, पूरे फेस पे इसके पिंपल्स है। तो फेस कितने हैं, तो जैसे हमारे 2 गाल, 2 ऊपर माथा, चिन और नाक के आजू बाजू, ठीक है, दोनों जगह पे उसके फेसेस पे पिंपल्स है। और बेस सेंटर्ड यूनिट सेल में आपको दिखेगा सिर्फ बेस सेंटर या एंड सेंटर्ड याद रखो, तो एंड में मतलब एंड में ही आपको यूनिट सेल मिलेंगे। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स के बाद मैंने जैसे कहा 7 क्रिस्टल यूनिट सिस्टम हो गया हमारा, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट था हमारा, अब एटम्स वगैरह तो हमें पढ़ना है, पर ये स्पेसिफिकली थोड़ा सा ये भी पार्ट जाएगा, तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि जो आपके 7 क्रिस्टल सिस्टम्स है, तो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स में आप देखिए क्यूबिक जो है, क्यूब अगर रहेगा तो वो किस तरीके का रहेगा, एक तो सिंपल रह सकता है, एक बीसीसी रह सकता है, एफसीसी। सिंपल अगर है तो देखिए ऐसा है, बीसीसी अगर है तो इसमें बीच में देखिए सेंटर में है, और एफसीसी अगर है तो दोनों फेज में, स्टार्टिंग का एक फेज और पीछे का एक फेज तो है ही, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से रहेगा। ऑर्थोरोम्बिक सेकंड स्ट्रक्चर आपका ऑर्थोरोम्बिक के 4 मिलेंगे, ठीक है, 1 2 3 4, सिंपल, बॉडी, फेस और बेस सेंटर्ड या एंड सेंटर्ड, देखिए एंडिंग में है इसके, ठीक है, नाम में ही काम। टेट्रागोनल अगर है तो टेट्रागोनल में आपको, टेट्रागोनल में देखो सिंपल और प्रिमिटिव बॉडी सेंटर्ड 2 स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, सिंपल और बॉडी सेंटर्ड। मोनोक्लिनिक अगर है तो मोनोक्लिनिक में सिंपल तो है ही, 4 कॉर्नर्स में 4, ऊपर के नीचे के 4 कॉर्नर्स में 4, मतलब टोटल 8 कॉर्नर्स में 8। एंड बेस सेंटर्ड मतलब, बेस मतलब क्या होगा एग्जैक्टली एंड, बेस को आप एंड भी लिख सकते हो, ठीक है, याद रखिए बेस मतलब एंड, तो अपोजिट में। रोम्बोहेड्रल में देखिए, रोम्बोहेड्रल में सिंपल और प्रिमिटिव, सिंपल है एक साथ, ट्राइक्लिनिक भी एक ही जैसा और हेक्सागोनल भी एक ही जैसा, तो सिंपल सिंपल सिंपल। अब जैसे मैंने कहा था आपको कि इसके एंगल्स याद रखने, तो एंगल्स बता देती हूँ मैं। अब जैसे यहाँ ने कहा तो ये क्यूबिक है, तो क्यूबिक में क्या है ए बी सी, ठीक है, क्यूबिक में आपका स्ट्रक्चर क्या हो गया, तो ए बी सी, सबको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, तो क्यूबिक में आपका ए बी सी है, ए बी सी, तो ए बी सी में आपको ए बी सी सेम है, ठीक है, क्यूब में वैसे भी सेम साइड्स होती है सारी, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री, 90 डिग्री दिखेगा। ऑर्थोरोम्बिक सेकंड वाला है टेट्रागोनल, अब टेट्रागोनल देख लेते हैं हम, ठीक है, टेट्रागोनल ये हो गया हमें टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में आप देखिए कि ए और बी जो है, ठीक है, ए और बी इक्वल है, ए और बी देखिए सेम साइड है, पर सी जो है वो काफ़ी लंबी दिख रही है, ठीक है, ए और बी इक्वल है पर सी काफ़ी लंबी है, मतलब ए और बी सेम है पर सी आपके इक्वल नहीं है, पर अल्फा बीटा गामा एंगल जो है 90 डिग्री एग्जैक्ट है। थर्ड वाला आपका है ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक में देखिए क्या है, ऑर्थोरोम्बिक में आपको दिख रही है 4 तरीके के स्ट्रक्चर्स है, तो इसमें आपका ऑर्थोरोम्बिक मतलब थर्ड वाला, तो ए बी सी तीनों इक्वल नहीं है, ए देखो छोटा है, थोड़ा बड़ा दिख रहा है, बी छोटा है, सी तो बहुत ही अलग, मतलब तीनों में आपको स्ट्रक्चर्स ए बी सी तीनों एक दूसरे से मैच नहीं हो रहे, हाँ, पर उसका एंगल 90 डिग्री हो सकता है। नेक्स्ट वाला है आपका ट्राइगोनल, ट्राइगोनल में देखिए ट्राइगोनल कहाँ गया हमारा, टेट्रागोनल, सॉरी टेट्रागोनल, टेट्रागोनल हमारी इस तरीके से है, तो सिंपल है बॉडी सेंटर, तो टेट्रागोनल में हमारा ए बी सी तीनों इक्वल तो नहीं दिख रहा, ट्राइगोनल है, रोम्बोहेड्रल, सॉरी रोम्बोहेड्रल है हमारा, तो रोम्बोहेड्रल मतलब ए बी सी, ठीक है, क्वेश्चन आपका रोम्बोहेड्रल से आता है, तो रोम्बोहेड्रल आपको दिख रहा है कि ए बी सी तीनों इक्वल नहीं, यहाँ तो ए बी सी पहचान में ही नहीं आ रहा, ठीक है, तो तीनों जो है रोम्बोहेड्रल में ए और बी और सी, ठीक है, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री नहीं है, देखिए एंगल तो 90 डिग्री लग ही नहीं रहेगा इससे। नेक्स्ट है आपका हेक्सागोनल, हेक्सागोनल में आपका ये बना होगा, हेक्सागोनल देखो, हेक्सागोनल बेंजीन रिंग के जैसा है, देखिए एक बेंजीन रिंग है यहाँ पे भी एक बेंजीन रिंग है जो दो जुड़ रहे, तो हेक्सागोनल में आपको ए बी सी जो मिलेगा,
ठीक है। तो हेक्सागोनल में ए बी सेम है, होप सो ए और बी सेम है, बस सी तो बहुत बड़ा है, ठीक है, तो इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अल्फा बीटा 90 डिग्री है, फिर गामा 90 डिग्री नहीं है। देन नेक्स्ट है आपका मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक यहाँ पे मोनोक्लिनिक में आपको दिख ही रहा है यहाँ पे, ठीक है। मोनोक्लिनिक में आपको ए बी सी तीनों इक्वल नहीं है। ए देखिए छोटा है तो ए बड़ा है, बी छोटा है, सी काफ़ी बड़ा हुआ है। अल्फा गामा 90 डिग्री है, यहाँ पे अल्फा और गामा का एंगल 90 डिग्री रहेगा, पर बीटा 90 डिग्री नहीं है। लास्ट है आपका ट्राइक्लिनिक। तो ट्राइक्लिनिक में आपको दिख रहा है सिंपल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे तो आपको दिख ही रहा है कि ए बी सी तीनों इक्वल नहीं है, ठीक है। ए बी सी तीनों बहुत छोटे बड़े साइजेस के हैं, पर अल्फा बीटा गामा भी 90 डिग्री का कैरी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये एक में अलग सी चीज़ है। अब ये आपको पढ़ना है, ठीक है, ये आपका काम है कि आपको इसको किस तरीके से याद रखना है, क्योंकि रोम्बोहेड्रल, ठीक है, रोम्बोहेड्रल बहुत बार पूछा गया है, रोम्बोहेड्रल बहुत बार आया हुआ है, ट्राइक्लिनिक बहुत बार आया हुआ है, ऑर्थोरोम्बिक आया हुआ है। मतलब इसमें से आपको कुछ भी स्ट्रक्चर स्किप नहीं करना है, इसमें से हर एक स्ट्रक्चर आया हुआ है, ठीक है। हर साल आपको इसमें से 2 स्ट्रक्चर्स डेफिनेटली मिलेंगे। तो प्लीज़ ये आज का जो पार्ट है थोड़ा सा ही पढ़ा रही हूँ मैं, पर ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, इस स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ड्रॉ भी करने हैं, ABC एंगल भी लिखनी है और अल्फा बीटा गामा भी लिखने हैं हमें इसको, है ना। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। इस चैप्टर में अगर कुछ पार्ट आने वाला है तो ऐसी चीज़ें आएंगी कंफर्म, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। तो मैंने कहा न्यूमेरिकल जाता है इस चैप्टर का, और न्यूमेरिकल आया, न्यूमेरिकल तो कंफर्म रहता ही है, और न्यूमेरिकल के साथ साथ आपकी इस तरीके के 1-2 स्ट्रक्चर्स रह सकते हैं। MCQ में जा सकता है, अल्फा बीटा गामा के एंगल पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द एंगल ऑफ रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर्स, 4 ऑप्शंस रहेंगे तो और भी कन्फ्यूजन्स, या 1 मार्क्स में आ सकता है। इसलिए आपको बहुत अच्छे से ये ब्रेवियस लैटिक्स, इसको ब्रेवियस लैटिक्स साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया, ठीक है। ब्रेवियस लैटिक्स क्यों कहा गया, क्योंकि साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है। तो यहाँ पे आपको ब्रेवियस दिख रहा है, ब्रेवियस लैटिक्स, तो ये साइंटिस्ट के नाम पे बेस्ड करता है। तो क्रिस्टल सिस्टम, तो जैसे मैंने कहा दुनिया में जो भी स्ट्रक्चर्स है, जो भी सॉलिड है, वो 7 तरीके के रहेंगे, और ये 7 स्ट्रक्चर्स के साथ साथ आपको ये 7 स्ट्रक्चर्स ये कुछ अलग अलग वैराइटीज दिखा सकते हैं। तो ये अब अलग अलग क्यों, क्यूबिक है मतलब छोटा सा स्लाइटली थोड़ा वीक रहेगा, जल्दी टूट सकता है। बॉडी सेंटेड है मतलब थोड़ा मजबूत रहेगा, और फेस सेंटेड है मतलब और भी मजबूत। तो जैसे मैंने कहा कुछ पत्थर आपको दिखते हैं कि इजीली हाथ से टूट जाते हैं, क्योंकि उसमें वीकनेस होगा, ज़्यादा मजबूत नहीं होती। कुछ स्ट्रक्चर्स थोड़े से हथौड़ा मारते ही टूट जाते हैं, पर किसी स्ट्रक्चर्स को हथौड़ा कितना भी मार दो भाई, नहीं टूटेंगे, नहीं टूटेंगे। तो वैसे ही यहाँ पे दिखते हैं। तो जितने ज़्यादा एटम्स पास में रहेंगे, जितने ज़्यादा एटम्स क्लोज रहेंगे, ठीक है, तो जितने क्लोज रहेंगे ऑफकोर्स उतना तोड़ने में इम्पॉसिबल होता है। तो यहाँ पे 4 एटम कॉर्नर्स में, ऊपर के नीचे के, उस वजह से होप से ये जल्दी टूट सकता है। तो आपका NaCl का क्रिस्टल इस तरीके का है, इसलिए NaCl का क्रिस्टल आप इजीली हाथ से तोड़ सकते हो। पर कुछ स्ट्रक्चर्स इतने मजबूत होते हैं कि आप हाथ से नहीं तोड़ सकते, या हैमर से भी नहीं तोड़ सकते। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर्स रहते हैं। तो जितने मजबूत, जितने ज़्यादा ये FCC वाले जो रहेंगे वो सबसे ज़्यादा मजबूत बोल सकते हैं, ठीक है, हेक्सागोनल वगैरह। तो जितने ज़्यादा FCC BCC थोड़े मजबूत रहते हैं, और एंड सेंटर्ड वाले वगैरह मजबूत रहते हैं, मतलब ये तोड़ने में काफ़ी टाइम जाता है। तो ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि सॉलिड स्टेट जो है आगे हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे पढ़ती है कि सॉलिड से बनाई जाती है, जैसे आपकी सीमेंट मिक्सचर्स में जाता है, कंस्ट्रक्शंस में जाता है, मेटल्स रहते हैं बहुत सारे, पाइपिंग में जाते हैं, ऑर्नामेंट्स में जाते हैं, ज्वेलरीज में जाते हैं, मेटल्स के बहुत सारे स्टैचूज वगैरह बनती है। तो ऐसे हम कोई भी चीज़ बनाने के लिए, जैसे हम दरवाज़ा बना रहे हैं टीन का, तो उसके लिए हम मजबूत चीज़ें टिकाऊ चीज़ें चूज़ करेंगे ना, बहुत हल्की फुल्की चीज़ थोड़ी चूज़ करेंगे। अगर मेन डोर बना रहे हैं घर का और ऐसे हल्की पतली सी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे मेटल्स या ऐसे सॉलिड, अगर हम कोई पत्थरों से कोई मंदिर बन रहा है, तो हम ऐसे वीक पत्थर नहीं यूज़ करेंगे जो बहुत जल्दी टूटेंगे। तो हम इस तरीके के पत्थर चूज़ करेंगे कि जो बहुत हार्ड और मजबूत रहे। जैसे हमारे घर की जो नीचे टाइल्स लगी रहती है, बाथरूम की टाइल्स बहुत कच्ची होती है, हो सकता है उसमें सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, पर वही आप घर की जो टाइल्स रहेंगी या दुकान की वगैरह जो टाइल्स रहेंगी वो थोड़ी मजबूत रहती, बाहर पार्किंग टाइल्स और भी मजबूत रहती है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, आपके स्ट्रक्चर्स पे। जितना ज़्यादा स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड रहेगा उतना वो मजबूत रहता है, और जितना स्ट्रक्चर सॉफ्ट रहेगा, जितना सिंपल रहेगा, उतना वो मतलब सॉफ्ट रहेगा, मतलब जल्दी टूट सकता है। तो इसीलिए हम ये ब्रेवियस लैटिक्स पढ़ रहे हैं। तो जैसे आज का हमारा टॉपिक क्या हुआ है, हमने आज पढ़ा है स्पेसिफिकली, तो हमने स्पेसिफिक तो रिवाइजन किया। मैंने कहा क्रिस्टल मतलब ऐसी चीज़ें जो बहुत एरे में रहेंगी, रिपीटिंग पैटर्न में रहेंगी, जिसमें लैटिक्स रहता है। लैटिक्स मतलब बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर, ये लैटिक्स हो गए आपके, ठीक है। अब लैटिक पॉइंट्स मतलब उसमें जैसे यहाँ पे एटम्स जहाँ पे टच कर रहे हैं तो उसको लैटिक पॉइंट कहा जाता है। और यूनिट सेल, अब ये तो मैं एक छोटा सा सेल की स्टडी कर रही हूँ, इसके पीछे भी है, आगे भी है, नीचे भी, ऊपर भी, ऐसा बहुत सा स्ट्रक्चर है। अगर आपको यहाँ पे भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं अपने थोड़े पुराने नोट्स मेरे पास, मैं इसमें दिखा देती हूँ कि ये हो गया, ये स्पेस लैटिक्स है, ठीक है, NaCl का स्ट्रक्चर है। अब मैं सिर्फ इसमें से कौन सा पार्ट पढ़ रही हूँ, तो ये वाला, ठीक है, सिर्फ ये वाला पार्ट पढ़ रही हूँ, ये एक क्यूब पढ़ रही हूँ। तो ये क्यूब जो हो गया, ये हो गया यूनिट सेल, ठीक है, ये हो गया पूरा स्पेस लैटिक्स, ठीक है, ये पूरा लैटिक्स स्ट्रक्चर हो गया, पूरा नेटवर्क है। पर मैं इसका छोटा सा पार्ट पढ़ रही हूँ, इसलिए इसको कहा जाता है यूनिट सेल, ठीक है। इससे आपको क्लैरिफाई हो गया होगा।
ठीक है। देन नेक्स्ट हमने पढ़ा था 7 तरीके के सिस्टम्स, जिसमें आपका क्यूबिक, ऑर्थोरोम्बिक, टेट्रागोनल, मोनोक्लिनिक, रोम्बोइड्रल, ट्राइक्लिनिक और हेक्सागोनल पार्ट जाते हैं। और ये 3 तरीके के जो ये 7 तरीके के जो स्ट्रक्चर्स रहते हैं वो 4 तरीके के पैटर्न दिखा सकते हैं। एक तो सिंपल क्यूबिक SCC, बॉडी सेंटर्ड BCC, फेस सेंटर्ड FCC, एंड सेंटर्ड या बेस सेंटर्ड ECC या BCC। ठीक है, BCC से और कन्फ्यूजन होगा इसलिए ECC भी लिख सकते हो, एंड सेंटर्ड वाला। ठीक है, तो एंड सेंटर्ड से आपको समझ में आ जाएगा कि इसके एंडिंग में एंडिंग्स है। तो ये आज का हमारा टॉपिक ओवर हो चुका है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जो जिनको नहीं समझ में आ रहा वो मैं फिर से कल रिवाइज करा ही दूंगी वैसे भी। ठीक है, तो आज के टॉपिक हम यहाँ पर ओवर करते हैं। आपका काम है अभी पढ़ना, इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके देखिए, एंगल्स वगैरह लर्न कीजिए, या आज आपका होमवर्क समझ लीजिए। ठीक है, तो आज का टॉपिक मैं यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ। अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, एंड देन गुड बाय।